हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव प्रजापति एक्सपर्ट एंड एजुकेशनल ग्रुप से। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको क्लास 10 पास करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई कि आपने क्लास 10th पास किया और 11th क्लास के स्टूडेंट बने। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी एडमिशन नहीं भी लिया होगा। जो स्टूडेंट्स ले चुके हैं या लेने वाले हैं एडमिशन, अभी उन्हें सब्जेक्टों का चुनाव करना है कि 11th में उन्हें बायोलॉजी पढ़नी है या मैथमेटिक्स पढ़नी है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जब बच्चे 10th पास करते हैं तब जो मेडिकल की ओर रुझान रखने वाले बच्चे होते हैं वो बायोलॉजी का चुनाव करते हैं, और जो बच्चे इंजीनियरिंग की ओर रुझान रखने वाले, जिनका मन इंजीनियरिंग में लगता है, वो मैथमेटिक्स का चुनाव करते हैं। ठीक है ना? मैं आपको बताऊं, जब हम 11th में पहुंचते हैं, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी जो भी लेते हैं, तो उसमें एक कॉमन सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता है, फिजिक्स, भौतिकी। ये फिजिक्स सभी बच्चों को पढ़ने को मिलता है, चाहे वो बायोलॉजी वाले हों, चाहे वो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हों। मैं आपको बताऊं, फिजिक्स में की जरूरत, साइंस में फिजिक्स की बहुत अधिक महत्व है। फिजिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो 11th क्लास में हमें फिजिक्स में सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ने को मिलता है उसका नाम होता है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में क्या है, हम अपने चारों ओर जितना जो कुछ भी देख सकते हैं, जितना जो कुछ भी महसूस कर सकते हैं, वो सब क्या है? वो फिजिकल वर्ल्ड है। क्या है? भौतिक संसार है। क्या है वो? भौतिक संसार है, फिजिकल वर्ल्ड कहलाता है। ठीक है ना? और फिजिक्स में अगर हम परिभाषा की बात करें, व्हाट इज फिजिक्स, तो कहा जाता है फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमेना। प्रकृति का अध्ययन है फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? प्रकृति का अध्ययन है। प्रकृति और प्रकृति की घटनाओं का अध्ययन ही भौतिकी कहलाता है। आई बात समझ में? प्रकृति और प्रकृति की घटनाओं का अध्ययन भौतिकी कहलाता है। ठीक है ना? ये भौतिकी जब हम पढ़ते हैं तो वास्तव में ये प्राकृतिक घटनाओं का ही अध्ययन है। हमने अपने चारों ओर जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी महसूस किया, उसके बारे में सोचना शुरू किया, उसके बारे में एक प्लानिंग, एक मैनेजिंग की, और तो मैनेज करने के बाद उस प्लानिंग के अंतर्गत हमें जब स्टडी करते हैं, क्रम से अध्ययन करते हैं, तो हमें उसमें फिजिक्स पढ़ने को मिलता है। उसको क्या कहेंगे? फिजिक्स कहते हैं। और हम एक के बाद एक नई नई ब्रांच, नई नई सब्जेक्ट, नए नए टॉपिक्स को पढ़ते हैं फिजिक्स में। आई बात समझ में? फिजिक्स में लिखा हुआ है स्टडी ऑफ नेचर, प्रकृति का अध्ययन है। ठीक है ना? इसके बाद चले तो फिजिक्स जब हम पढ़ रहे थे, यानी कि उतने पुराने माहौल में पहुंच जाइए जितना कि आदि मानव। आदि मानव जब अपने माहौल में था तब क्या था? तो उस समय की फिजिक्स को हम लोग क्लासिकल फिजिक्स, चिर सम्मत भौतिकी, या उसको हम लोग प्राचीन भौतिकी के नाम से जानते थे। किस नाम से? प्राचीन भौतिकी या चिर सम्मत भौतिकी के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको हम क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। आई बात समझ में? आप सोचिए, जब हम लोग आदि मानव के जमाने की अगर बात करें तो उस समय भी तो सूर्य चमकता था, प्राकृतिक घटनाएं थी, उस समय भी प्रकाश था, उस समय भी बादल गरजता था। आई बात समझ में? उसमें भी चमक थी। उस समय भी आदि मानव ने जब आग का अध्ययन किया, जब आग जलाना सीखा, तब उसे टेम्परेचर, ताप के बारे में पता चला। बादलों में गर्जना जब होती थी तो आदि मानव ने क्या वो आवाज नहीं सुनी होगी? जरूर सुनी होगी।
तो ध्वनि के बारे में भी सुना था, ध्वनि की घटनाएं भी उस समय होती थी। अगर बात की जाए, आदि मानव किसी भी चीज को उठा के लाते थे या धक्का मार के लाते होंगे, धकेल के लाते होंगे, ठीक है, तो वो भी क्या यांत्रिकी का भी उपयोग करते थे। आई बात समझ में? बल, त्वरण, ये सब घटनाएं थी, लेकिन बस उनका उसको अध्ययन करना नहीं आया, उन चीजों को एक सब्जेक्टिव रूप से पढ़ना नहीं आया, उन चीजों का अध्ययन नहीं किया उन्होंने। फिर उन्हीं में से किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या किया, उनका धीरे धीरे अध्ययन किया। आई बात समझ में? तो वो फिजिक्स बढ़ते 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 आज तक के समय पर आई। तो क्या होता है कि जैसे कि आप मान लीजिए कि आप मान क्या लीजिए, वास्तविकता है, न्यूटन ने क्या किया था, बाग में बैठे थे, ऊपर से सेब आके नीचे गिरा। अब सेब का गिरना तो स्वाभाविक है, कोई भी चीज ऊपर जाती है वो नीचे गिरती है, जो ऊपर लटके हुई है टूट जाए तो नीचे गिरेगी। आएगा समझ में? उस समय आम लोगों के लिए, जो साधारण व्यक्ति थे, उन सबके लिए सामान्य कल्पना थी कि हाँ सेब ऊपर से नीचे गिरा। बट न्यूटन ने क्या किया, उस चीज को ध्यान दिया, ये ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों गिरा। इसी पर बेस्ड उन्होंने क्या किया, ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स हमको सिद्धांत दे दिया, ग्रेविटेशन का सिद्धांत दिया। अब ग्रेविटेशन का सिद्धांत हमने चिरसम्मत फिजिक्स से लिया था, यानी क्लासिकल फिजिक्स से लिया था। जब हम लोग उसको आगे अध्ययन करते रहे तो हम किस में पहुंच गए, मॉडर्न फिजिक्स में। आज हम लोग क्या किया, हमने उसी ग्रेविटेशनल लॉ से आगे बढ़ते हुए, फिजिक्स को पढ़ते हुए, आज हम लोगों ने क्या किया, हवाई जहाज बना लिया। आई बात समझ में? आज हम रॉकेट छोड़ते हैं, आज सैटेलाइट बनाते हैं, ठीक है ना। बताइए कितना ज्यादा हो गया डेवलपमेंट। उन्हीं सब रॉकेट्स की वजह से आज यही पॉसिबल है कि आप हमको देख पाते हैं लाइव, वहां से लाइव टेलीकास्ट होता है। आई बात समझ में? अपने कंप्यूटर पर, अपने मोबाइल पर आप देख रहे हो, ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी का विकास है। आई ना समझ में? अगर बात करें बेंजामिन फ्रैंकलिन की, बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या कर रहे थे, बरसात के दिनों में पतंग उड़ा रहे थे, बरसात के दिनों में पतंग उड़ा रहे थे। जब बादल में गर्जना हुई तो उनको हाथ में अजीब सा महसूस हुआ, तो उन्हें लगा कि कुछ हो रहा है। अब इस बात पे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अध्ययन किया। फिर इसी तरह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई। आई बात समझ में? ये सब क्या है, ये सब प्रकृति का अध्ययन है। क्या है? प्रकृति का अध्ययन, और प्रकृति के अंदर होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के कारण को पता करना। उनको पता करते रहे कि ऐसा क्यों हुआ, एक ब्रांच बन गई, एक साइंस की एक सब्जेक्ट बन गया, उसको पढ़ते रहे, उसी में आगे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी बनी। पहले कंसेप्ट क्लियर हुई, कंसेप्ट से फिर टेक्नोलॉजी बनती है। आई बात समझ में? तो उसमें क्या था कि जो एंशिएंट फिजिक्स थी हमारे पास, क्लासिकल फिजिक्स थी, प्राचीन फिजिक्स थी, इसमें हम लोगों को लाइट के बारे में पढ़ने को मिलता है। फिजिक्स मतलब लाइट, प्रकाश के बारे में पढ़ने को मिलता है, ठीक है ना। उस समय भी तो सूर्य चमकता था, सूर्य चमकता था दिन में, रात में छुप जाता था। कभी कभी क्या था, रात में वो आग जलाते होंगे आदि मानव, तब भी लाइट होती होगी, उन्हें पता होगा कि प्रकाश तो उससे भी मिलता है हमको। ऐसे ही साउंड के बारे में भी उन्हें पता था कि बादल गरजता है तब साउंड उत्पन्न होती है। कभी कोई पेड़ टूटता भी होगा, तेज हवा से पेड़ भी टूटता होगा, तो उससे भी साउंड आती होगी। आपस में बातचीत करते थे, उससे भी साउंड आती होगी। धीरे धीरे इनका अध्ययन किया तो चिरसम्मत भौतिकी का एक ब्रांच साउंड बन गया। आई बात समझ में? उस समय भी वो खाना पकाना सीख गए थे, तो उन्होंने ताप का भी अध्ययन किया। भाई दिन रात में ठंड होती होगी, दिन में गर्मी होती होगी, तो मौसम तो तब भी बदलता होगा ना, तो वहां पर क्या टेम्परेचर का भी अध्ययन किया उन्होंने। चिरसम्मत भौतिकी में हमें यांत्रिकी के बारे में भी पता चलता है। आई बात समझ में? यहां तक कि पहिए का, मशीनों का आविष्कार भी उसी समय हुआ, ठीक है ना। तो हमें चिरसम्मत भौतिकी में प्रकाश है, ध्वनि है, ताप है, यांत्रिकी, यहां तक कि इलेक्ट्रिसिटी भी, मैग्नेट के बारे में भी हमको यहां पता चल गया था। आदि 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 बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में हमें क्लासिकल फिजिक्स में पता चल जाता है। आई बात समझ में?
हमारी आज की क्लास जो है क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए है, उनके लिए आज ये इंट्रोड्यूसिंग क्लास होने वाली है। तो अगर हम बात करें मॉडर्न फिजिक्स की, मॉडर्न फिजिक्स की अगर हम बात करें तो मिस्टर प्लैंक के बारे में जानकारी मिलती है। प्लैंक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। स्कूल से पढ़ने के बाद जब वो कॉलेज में पढ़ के पास हुए तब उन्होंने अपने सर से पूछा कि मैं तो फिजिक्स में अपना करियर बनाना चाहता हूं। तब उन्होंने मालूम क्या कहा था? उन्होंने कहा था फिजिक्स में तो कुछ भी बचा नहीं है, सब कुछ तो हो चुका है, अपना टाइम क्यों खराब करो, किसी दूसरे सब्जेक्ट में लगाओ। बोले नहीं, हमको फिजिक्स ही पढ़ना है, मुझे लगता है कि फिजिक्स में और बेहतर हो सकता है। ठीक है ना। तो मिस्टर प्लैंक क्या कर रहे थे? फिजिक्स का अध्ययन कर रहे थे, फिजिक्स की घटनाओं का अध्ययन। ठीक है, फिजिक्स में प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है ना। उन्हीं दिनों एक जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन में विश्व युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड वार, तो वहां पर क्या थे साइंटिस्ट जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। जब वहां पे वर्ल्ड वार हुआ तो वो जर्मनी छोड़कर अमेरिका रहने आ गए। अमेरिका में एज ए रिफ्यूजी रहते थे। कैसे रहते थे? एज ए रिफ्यूजी। वो भी भौतिक शास्त्री थे, भौतिकी पर अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने अपना पत्र सबसे पहले फिजिका नामक पत्रिका में अमेरिका में छपवाया। कौन सी लैंग्वेज में? जर्मन लैंग्वेज में, क्योंकि वो जर्मनी जानते थे। तो जर्मनी के रहने वाले थे और जर्मन लैंग्वेज जानते थे, तो स्वाभाविक है उन्होंने अपना पत्र जर्मन लैंग्वेज में छपवाया। उन्होंने बताया किसके बारे में? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया। उन्होंने किसके बारे में बताया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया। लेकिन काफी महीनों तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थीम को पढ़कर कोई भी व्यक्ति अमेरिका में प्रभावित नहीं हुआ। ठीक है ना। अल्बर्ट आइंस्टीन उदास रहने लगे। उनका मित्र उनसे मिलने आता है। छोटी सी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है, मैं छोटी सी सुना रहा हूं। ठीक है। तब उनका मित्र मिलने आया, उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि हमने एक पत्र छप पाया है, एक कंसेप्ट छपवाई है फिजिका पत्रिका में, जिसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला अमेरिका में। तो उन्होंने बताया कैसे छपाई है, क्या क्या छपाया। तो उन्होंने बताया कि मैंने उसको जर्मनी लैंग्वेज में छपाया और ये लिखा है। बोले देखो यहाँ पर जर्मनी लैंग्वेज पढ़ने वाले नहीं है, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में आप छप पाओ। ठीक है ना। तो उन्होंने अमेरिका की उसी पत्रिका में फिर से क्या किया, इंग्लिश लैंग्वेज में अपना पत्र छपाया, अपनी कॉन्सेप्ट दी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको हिंदी में प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना। जब वो छपी और वो जैसे ही प्लैंक ने पढ़ी तो मिस्टर प्लैंक को लगा अरे वाह, कहते ना कुंभ में खोया हुआ भाई वापस मिल गया हो। बहुत खुश हुए। उन्होंने उनके साथ मीटिंग सेट की और दोनों लोग मिले। ठीक है। तब से उन्होंने क्या किया, अल्बर्ट आइंस्टीन को 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एक महान वैज्ञानिक के रूप में घोषणा कर दी कि अल्बर्ट आइंस्टीन एक महान वैज्ञानिक हैं। क्योंकि मैं तो अध्ययन कर रहा था कि फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कुछ होता है, मैं तो इस पर अध्ययन कर रहा था। उन्होंने एडवांस में करके रखा हुआ है। ठीक है ना। और एक आपको बता दें, इनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। समझे ना, उनको नोबेल प्राइज भी मिला। ठीक है ना। तो इस तरह से कह सकते हैं उन्होंने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया, 1905 में जब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, इसके बाद भौतिकी ही बदल डाली। प्लैंक ने तो यहां तक कह दिया कि आज से भौतिकी का पुनर्जन्म हुआ है। क्या बोला? आज से भौतिकी का पुनर्जन्म हुआ है। तो इस तरह से उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बताया कि 1905 से इधर की जो फिजिक्स होगी, बाद की फिजिक्स, इसको मॉडर्न फिजिक्स कहा जाएगा। कहा कि और इससे पहले की जो फिजिक्स थी उन्होंने ही बताया इसे क्लासिकल फिजिक्स कहा जाएगा। 1905 में ही मॉडर्न फिजिक्स का जन्म माना जाता है। सुनो, उन्होंने क्या बताया कि मिस्टर प्लैंक ने बताया ये मॉडर्न फिजिक्स का जन्म दिवस है। भौतिकी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, फिजिक्स की अभी तो शुरुआत हुई है, अभी अभी तो भौतिकी पैदा हुई है, ऐसा बोला था। ठीक है ना। तब उन्होंने क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेकर के वहां पर बहुत सारी कॉन्सेप्ट तैयार हुई। ठीक है। बहुत सारी जानकारियां उन्होंने जुटाई हैं
और बहुत क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी का अध्ययन किया। ठीक है, वहां पर क्या किया, हमें इलेक्ट्रिसिटी का विस्तार से अध्ययन मिलता है मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स का मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी अध्ययन मिलता है। एक और ब्रांच पढ़ने में मिलती है प्लाज्मा। सॉलिड लिक्विड गैस के बाद अगली जो स्टेट होती है प्लाज्मा होती है। ठीक है, हमें क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में भी पढ़ने को मिलता है। ठीक है ना, इस तरह से हमें हमारी फिजिक्स दो तरह से डिवाइड हो गई। 1905 से पहले की फिजिक्स कैसे हो गई हमारी, क्लासिकल फिजिक्स, उसको चिरसम्मत फिजिक्स कहते हैं। आई बात समझ में, उसको हम क्या कहते हैं, एंशिएंट फिजिक्स कहते हैं, प्राचीन भौतिकी कहते हैं। और 1905 के बाद की अब की जो फिजिक्स है वो मॉडर्न फिजिक्स है। क्या है वो, मॉडर्न फिजिक्स है। उससे पहले हम लोग कभी कल्पना नहीं करते थे कि हम यहां पर बैठकर 10-20 किलोमीटर दूर या बहुत दूर लोगों से बात कर पाएंगे। बट मॉडर्न फिजिक्स से क्या टेक्नोलॉजी चेंज हुई और हम आज बात कर सकते हैं। हमारे सबके पास तो मोबाइल है ना, तो हम क्या करते हैं, मोबाइल से, लैपटॉप से, इंटरनेट के थ्रू हम क्या करते हैं, सबको आपस में जोड़ के हम आपस में बात कर लेते हैं। ठीक है, एक 10 अंकों के नंबर से। ठीक है ना, तो ये सब बातें हैं हमें कहां से मिलती है, मॉडर्न फिजिक्स से मिलती है। ये क्या होता है, ये मॉडर्न फिजिक्स क्या करती है, इससे टेक्निकल विकास बहुत तेजी से हुआ, टेक्निकल विकास बहुत तेजी से हुआ, है ना। अब कोई कहे कि साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है, हम दोनों को ही एक ही मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। हम आपको बताते हैं कि साइंस क्या है, साइंस इज ओनली कंसेप्ट। ये क्या है, केवल कंसेप्ट है। और इसके बाद में डिवाइस, टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी है कि बाय यूजिंग द कंसेप्ट वी मेक द डिवाइस। कंसेप्ट के का उपयोग करके जो डिवाइस बनाया जाता है इंजीनियरों के द्वारा, वो क्या कहलाता है, वही तो हमारी टेक्नोलॉजी है। क्या है, टेक्नोलॉजी। एक तो स्टडी ऑफ कंसेप्ट क्या है, स्टडी ऑफ कंसेप्ट साइंस है, और यूज ऑफ कंसेप्ट क्या है, वो है टेक्नोलॉजी। आई बात समझ में। तो हमने आपको बताया ये क्लास 11th का पहला चैप्टर फिजिक्स का था, फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में हमने बताया था व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। ठीक है ना, तो हमें मालूम है कि इस चैप्टर में हम इसके बाद 1 या 2 लेक्चर और पढ़ाएंगे। आज हमने आपको फिजिक्स की डेफिनेशन बताई, फिजिक्स के 2 टाइप्स बताए। ये फिजिक्स से कहां से शुरू होती है, मॉडर्न फिजिक्स से। ठीक है, अगर फिजिक्स की बात करें तो हमें 11th क्लास में हमें क्लासिकल फिजिक्स पढ़ने को मिलती है।